अस्सलाम वालेकुम। अरूब कंसल्टिंग में अनवार मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो जो कि किस्त नंबर 2 है कि वीज़ा क्यों नहीं लगा, इस पे हम बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने स्पॉन्सर लेटर पे डिस्कस किया था और एक वीज़ा रिफ्यूज़ल को डिस्कस किया था कि स्पॉन्सर लेटर ना होने की वजह से वो वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ और उसको किस तरह से फिर बाद में जब डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके वो वीज़ा ल लग गया था, उस पे भी बात करेंगे फ्यूचर में। तो आज की इस वीडियो में हम यूके का एक वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, उस पे बात करते हैं और उसके साथ-साथ हम डन बेस पे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पे बात करेंगे। अक्सर लोगों का ये सवाल आता है हमें। अरूब कंसल्टिंग में आपको बिज़नेस और वीज़ा इमिग्रेशन से मुतल्लिक वीडियोज़ मिलेंगी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यूके का वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ या क्यों नहीं लगा, उस पे हमने बात करनी है आज और उस रिफ्यूज़ल में जो 3 ख़ास पॉइंट हैं, वो हमने पहले डिस्कस करने हैं। पहला पॉइंट ये कि जब वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो उसके साथ वो लिखते हैं कि एनी फ्यूचर यूके वीज़ा एप्लीकेशंस यू मेक विल बी कंसीडर्ड ऑन देयर इंडिविजुअल मेरिट्स। यानी कि आप फ्यूचर में कोई भी वीज़ा अप्लाई करेंगे यूके का, तो उसको जो एप्लीकेशन है उसको अपने मेरिट के हिसाब से देखा जाएगा। साथ ये लिख दिया गया कि हाउएवर यू आर लाइकली टू बी रिफ्यूज्ड अनलेस द सर्कमस्टेंसेस ऑफ योर एप्लीकेशन चेंज। कि अगर साथ ये भी बता दिया गया कि आपकी कोई भी फ्यूचर की एप्लीकेशन जब आप जमा करवाएँगे ना, वो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि वो रिफ्यूज़ हो जाएगी। इसको धमकी समझ लें, साथ धमकी भी दे दी कि वो रिफ्यूज़ हो जाएगी, लेकिन क्यों? अगर उसके सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं ना हुए, मिसाल के तौर पर अगर बैंक स्टेटमेंट की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, तो नेक्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं बैंक स्टेटमेंट अपनी इम्प्रूव कर लेते हैं। स्पॉन्सर लेटर नहीं था, नेक्स्ट टाइम आप वो लगा देते हैं। वो ये एतराज़ अगर लगता है कि आप वापस नहीं जाएँगे, तो उसके मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन आप लगा देते हैं। तो आपकी जो एप्लीकेशन है, उसके सर्कमस्टेंसेस आप चेंज हुए, तो आपने अप्लाई कर दिया दोबारा से। लेकिन ये उसी सूरत में होगा कि अगर आपको पता हो कि आपने वीज़ा अप्लाई किया और क्यों किया और कैसे किया। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, थोड़ी देर के बाद इस पे बताऊँगा ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूँ। उसके साथ ये भी कह दिया, उसी रिफ्यूज़ल में ये कह दिया कि इन रिलेशन टू दिस डिसीजन देयर इज़ नो राइट ऑफ अपील, अ राइट टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। के साथ ये कह दिया कि वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, आइंदा भी करोगे रिफ्यूज़ हो जाएगा और ये जो अभी रिफ्यूज़ल करा है, इसके अपील के राइट भी मैं नहीं दे रहा। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि हुआ क्या था एप्लीकेशन में। हम उस डिटेल में ज़रूर जाएँगे, उन उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उन पॉइंट्स की जो बेस है ना, मैं चाहूँगा पहले उस पे बात कर लें हम, कि डन बेस होती क्या है? डन बेस होता क्या है? जैसे भी आप कहना है आपने, यहाँ पर आपकी तवज्जो चाहिए मुझे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि डन बेस होता क्या है? अक्सर सवाल हमें आते रहते हैं कि डन बेस पे काम करते हैं, करना चाहिए, आप करेंगे, हम करेंगे, कौन करेगा, ये करेगा, फलाँ करेगा। मैं उस पे कमेंट नहीं करता। लेकिन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ज़रूर देता हूँ आपको, उसके बाद फैसला आपका। डन बेस को समझने के लिए और ये समझने के लिए कि आपका नुकसान किसका होता है। आपका नुकसान है, वो माली नुकसान है या हो सकता है माल यानी पैसे आपका कुछ भी ना लगा हो। लेकिन ये चीज़ देखने वाली है कि अगर एम्बेसी के रिकॉर्ड में ये चीज़ चली जाती है कि आपका जो भी फैसला आएगा, वीज़ा अप्लाई करेंगे वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। फलाँ नेम बंदे का, उसकी डेट ऑफ बर्थ हाइलाइट हो जाती है कि ये फलाँ लास्ट टाइम इस बंदे ने अप्लाई किया था, रिफ्यूज़ किया था और उसके साथ ये कमेंट्स दे दिए गए थे कि अगर एप्लीकेशन के सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं ना हुए, रिफ्यूज़ कर दो। तो ये सर्कमस्टेंसेस तब भी चेंज होंगे जब आपको पता होगा कि आपने क्या वीज़ा जमा करवाया। उसके बाद मैं यहाँ पे ना आपको 3 मिसालें देता हूँ और इसके बाद फैसला आपका। आप अच्छे तरीके से इसको समझ जाएँगे, तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी बच जाएँगे और आप वो ब्लैक लिस्ट होने से बच जाएँगे। लेकिन तवज्जो से अगर सुनेंगे तो आपको फ़ायदा देगी ये चीज़। पहले नंबर पर मिसाल ये है कि आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। आप अगर जॉब करते हैं तो जॉब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, टैक्स वाले डॉक्यूमेंट, बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट, टैक्स डॉक्यूमेंट्स, आपकी प्रॉपर्टी, आपका इन्विटेशन लेटर, इन्विटेशन नहीं है तो आपका जो किसी कंपनी से इन्विटेशन है या आपने होटल बुक किया हुआ है। आप हमारी यूट्यूब पे जाएँ और आपको जो वीडियोज़ हैं काफ़ी विज़िट वीज़ा से रिलेटेड, उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन की बात की गई है, ये सारी आपके पास मौजूद है और उसके बाद आप एक वीज़ा कंसल्टेंट से कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, मैंने वीज़ा अप्लाई करना है, तो आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? वो कहता है डन बेस पे काम करूँगा, ये क्वेश्चन आपने अपने आप से करना है कि ये डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी अगर आपको डन बेस की बात चाहिए। दूसरी मिसाल इस तरह से है कि आपके पास किसी किस्म का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा लोगों ने ये चीज़ बताई अपने
केसेस डिस्कस किए, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की कि हमने कुछ भी नहीं दिया। हमें कहा गया था कि वीज़ा लग गया, तो इतने पैसे, ना लगा तो आपका कुछ नहीं जाएगा। थोड़ी देर पहले जो हमने बात की कि नुकसान किसका है, दोबारा से यहाँ पे बात कर लें कि क्या आपको उन डॉक्यूमेंट्स का पता है कि आप किस बेस पे अप्लाई कर रहे हैं? किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं या नहीं पता? तो ये आपने सवाल आपने दोबारा दोबारा से आपने आपसे ये पूछना है। अगर नहीं पता तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, नेक्स्ट टाइम आप किसी और बंदे से के ज़रिए से काम करते हैं तो आपको ये पता नहीं है कि पिछली दफ़ा मुझे क्या प्रेज़ेंट किया गया था, मुझे क्या रिप्रेज़ेंट किया गया था, मैं क्या था? मुझे क्या शो किया गया था कि मैं कौन हूँ? मैं क्या करता हूँ? जॉब करता हूँ, बिज़नेस करता हूँ, मुलाज़िम हूँ किसी कंपनी में, किसी कंपनी का मालिक हूँ, इन्विटेशन थी या नहीं थी, मुझे नहीं पता था इस बात का। तो ये दोबारा से आप करेंगे तो आप अपने आप को डिफरेंट बंदा शो करेंगे, तो हो सकता है दोबारा से रिफ्यूज़ल हो जाए। उसके बाद तीसरी मिसाल हम यहाँ पे ये लेंगे कि एक रिक्रूटमेंट कंपनी है जिसके पास आप जाते हैं, वो आपको कहते हैं कि हमारा यूरोप में या किसी भी कंट्री में हमारा फलां कंपनी या फैक्ट्री के साथ ये एग्रीमेंट है कि हमने उनको लेबर प्रोवाइड करनी है। आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे। और उसके बाद ये आपको जॉब मिलेगी, ये इन्विटेशन लेटर आपका आएगा, ये आपका वर्क परमिट मिलेगा आपको। और वो आपसे एक फीस अपनी डन कर लेते हैं, जो भी फीस है उनकी। और साथ आपको कहते हैं ये डन बेस पे काम होगा। अब ये समझने वाली बात है कुछ कि उस बंदे का एग्रीमेंट, उस कंपनी का एग्रीमेंट है, सही है जी, अच्छी बात है, एग्रीमेंट है जी। एग्रीमेंट के तहत वो आपको जॉब दिलवाते हैं उस कंपनी से, ठीक है जी, उस बंदे ने सर्विस प्रोवाइड की आपको, उसने फीस लेनी है, ज़ाहिर है हर कोई लेता है। और उसके बाद आपको जो स्पॉन्सर लेटर आपका सॉरी वर्क परमिट आपको मिल जाता है और आप वीज़ा अप्लाई करते हैं और वो सारा वो कंपनी वाले डील करते हैं। चूँकि उनका एग्रीमेंट था तो उनको पता है कि एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगाने हैं साथ, वो साथ-साथ आपको गाइड भी करते जाते हैं। तो ये सिनेरियो बन गया। अब मैं ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, ठीक है? अगर वापस हम जाएँ मिसाल नंबर 2 पर कि आपके पास अपने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो ये सोचने वाली बात है कि डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो एक बंदा वो रिक्रूटमेंट कंपनी भी नहीं है और वो विजिट की बात आपसे कर रहे हैं और आपको कहते हैं कि ये एक चीज़ हमें दे जो जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स कुछ तस्वीर लेनी है किसी चीज़ की, आप उन्होंने आपसे या आपसे कोई आईडी वगैरह ले लेते हैं और आपको पता ही नहीं है क्या चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे अगर आपको मैं ये बोलूँ कि मैं ना तो यहाँ पे किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ और ना ही किसी के हक में बोल रहा हूँ। मेरा मकसद इंफॉर्मेशन देना है जो सवालात लोगों के आए उसके मुताबिक। उसके बाद फैसला आप लोगों ने खुद करना है कि क्या हमें ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। किस तरह से डील करना चाहिए। यहाँ अगर आपके साथ कोई किसी कंपनी से आप डील कर रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स पूछें कि हाँ जी, हमें क्या प्रेज़ेंट करोगे? ये कैसे होगा? ये लोगों के जवाब हमें कुछ ऐसे मिले कि एक बंदे से हमने बात की, 4, 6, 8 महीने के बाद हमें कहा गया कि सॉरी आपका वीज़ा नहीं लगा। किसी दूसरे बंदे के पास चले गए, 4, 6 माह के बाद पता चला जी सॉरी आपका वीज़ा नहीं लगा। डॉक्यूमेंट्स वापस आ गए या डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो कुछ भी नहीं दिया हमने। तो 2, 3, 4 बार जब आप शेंगन कंट्री जो यूरोपियन कंट्रीज़ में आप अप्लाई करते हैं, तो आपका रिकॉर्ड खराब होता जाता है। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है आपकी। उसके बाद फिर आपको ये चीज़ समझ लग जाएगी कि ये नुकसान किसका है। कि एम्बेसी वाला अगर ये कहता है कि आपका कोई भी फ्यूचर का वीज़ा जो एप्लीकेशन आप करेंगे, वो रिफ्यूज़ होती जाएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो आज की वीडियो को यहीं पे रोकूँगा और नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आगे लेकर चलूँगा जो यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है और उसके जो रिफ्यूज़ल पॉइंट्स थे, किस बेस पे ये चीज़ कहा गई, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग में है कि जो मुझे समझ लगती है कि फलाँ-फलाँ पॉइंट्स की वजह से ये कहा गया था कि आपको ना तो अपील का राइट दिया गया और आइंदा भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो ये हम आइंदा की वीडियो में लेकर चलेंगे। आगे आपका कोई भी सवाल हो तो बराए मेहरबानी व्हाट्सएप नंबर पे पहले मैसेज कर दिया करें और मैसेज करने के बाद आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। हर बंदे को जवाब हम देते हैं, हम कॉल भी बुक करते हैं, जो डिटेल हमारे पास आती है उसके बाद हम कॉल भी बुक करते हैं। लेकिन शर्त ये है कि हमारे पास पहले कुछ डिटेल आ जाए कि हमने किस आपसे क्या बात करनी है। अगर हमें आपका मसला नहीं पता होगा तो शायद कॉल बुक करना हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। आज के लिए इतना ही जी, शुक्रिया।